मटके की कीमत और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। परिवार। कहते हैं ना कि अगर परिवार आपके साथ है तो आप हर मुसीबत का हंस के सामना कर सकते हैं। आपका परिवार आपके हर सुख दुख में साथ खड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर हाजिर हूँ, परिवार। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। सप्ता जी के 3 बेटे थे। सप्ता जी और उनके पति रवि एक प्राइवेट जॉब करते थे और जिसकी वजह से उनके घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। सविता जी और रवि किसी तरह अपने खर्चे में कटौती करके अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया था और तीनों बच्चों को काबिल बनाया था। रवि जी रिटायर हो जाते हैं, उन्हें कुछ पैसे फंड में मिलते हैं तो उन्होंने एक सुंदर सा घर बनवाया जिसमें उन्होंने अपने बेटों के लिए कमरे बनवाए, अपने लिए रूम बनवाया। अक्सर जो भी उस घर को देखता था ना तो वो कहता था कि क्या फ़ायदा जो है सबके लिए आपने बनाया है, देखना जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएंगे और उनकी पत्नियां आ जाएंगी, उनकी शादी हो जाएगी, इस घर आपके इस आशियाने का बंटवारा हो जाएगा। पर सविता जी बड़े हक से कहती थी, नहीं, मैंने अपने बेटों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और मेरे बेटे मेरे इस घर का, मेरे इस सपनों के घर का बंटवारा नहीं करेंगे। सप्ता जी के तीनों बेटे भी बहुत समझदार थे। तीनों आपस में बहुत हिल मिल कर रहते थे। तीनों जॉब करने लगे थे और वो उनके जॉब से जो भी पैसे मिलते थे वो घर के खर्चे में सब लोग भागीदारी से पैसे देते थे। बड़े बेटे की शादी हो जाती है और इसके बाद मझले बेटे की शादी हो जाती है। दोनों बहुएं आती हैं। दोनों बहुएं बहुत समझदार होती हैं। वो अपने सास के बताए हुए रास्ते पर चलती हैं। अगर उनके अंदर कभी मनमुटाव भी आता है, कभी किसी बात को लेकर उनके अंदर कोई दिक्कत आती है तो सविता जी उसे तुरंत समझाते हैं और उनके समझाने पर वो बहुएं अपनी सास का कहना मान जाती हैं और बहुत अच्छे से उस घर को चलाती हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि 2 बहुएं आ गई हैं, आज नहीं कल इस घर का तो बंटवारा होना ही है। और जो है पर उनके घर में बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है और अब तीसरे बेटे की शादी की बात चल रही होती है। तीसरे बेटे की शादी एक अमीर घर में होती है। वो लड़की अकेली रहती है, मतलब अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है। लोग कहते हैं अब तक तो नहीं हुआ है बंटवारा, लेकिन अब देखिएगा इनके घर में बंटवारा ज़रूर होगा क्योंकि तीसरी बहू बहुत तेज़ तर्रार है। तीसरे बेटे की शादी होती है। बहू नम्रता अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। उसे परिवार के साथ वो नहीं रहती थी और जब वो घर में ब्याह कर आई तो उसे ये घर बहुत भरा भरा सा लगता था। उसे लगता था ये घर नहीं, पूरा गांव बसा है। वो अपने पति के साथ 1 मिनट भी टाइम नहीं बिता पाती थी। अक्सर उसके आसपास उसके जेठ जेठानियों के बच्चे इर्द गिर्द घेरे रहते थे। वो जॉब करती थी, वो दिन भर ऑफिस में रहती थी। शाम को जब चाहती कि अपने पति के साथ थोड़ी देर बैठे तो जेठ जेठानी के बच्चे आ जाते थे और उससे बातें करने लगते थे। उसे ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती थी। वो सोचती थी कि कुछ पल तो वो अपने पति के साथ बिताए। पूरा दिन वो ऑफिस में रहती है और अब यहाँ पर आकर जो है उसे प्राइवेसी नहीं मिल रही है। वो अपने पति से कहती कि कैसा घर है तुम्हारा, 1 मिनट के लिए कोई हमें अकेला नहीं छोड़ता है, कोई ना कोई हमारे रूम में रहता ही है। तो इस पर उसके पति हंसने लगते। वो कहते हैं कि ये हमारा संयुक्त परिवार है और मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ रहता हूँ। बच्चे हैं, उन्हें तुम अच्छी लगती हो इसलिए वो तुम्हारे साथ रहते हैं। नम्रता को परिवार की ये दखल अंदाजी पसंद नहीं आती थी। नम्रता सुबह ऑफिस जाती थी। उसकी जेठानियाँ उसका काफ़ी ख्याल रखती थी। उसे टिफ़िन बना के देना। वो ऑफिस से आती थी तब भी उसे काम के लिए कोई नहीं कहता था क्योंकि सबको पता था कि ये पूरा दिन काम करके थक जाती है। और इस तरह, लेकिन नम्रता के मन में उन लोगों के प्रति प्यार नहीं था। उन लोगों के प्रति चिढ़ हुआ करती थी कि कोई उसे अब उसके पति के साथ टाइम बिताने के लिए वक्त नहीं देता है। सब लोग उसे हमेशा घेरे रहते हैं।
वक्त ऐसे ही बीत रहा होता है। नम्रता के मन में धीरे धीरे सबके प्रति नफरत आ रही होती है। वो अपने पति से अक्सर शिकायत करती कि ये घर है या पूरा गांव बसा हुआ है, यहाँ पर पूरा दिन चहल पहल होता है, पूरा दिन यहाँ पर लोग बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। कभी दिल अगर आराम करने को है तो वो आराम नहीं कर सकती है। उसके पति उसे समझाते ये परिवार है, परिवार में ऐसे ही होता है। वक्त ऐसे ही बीत रहा था। नम्रता प्रेग्नेंट होती है और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जेठ जेठानियाँ, उसकी सास ससुर उसका काफ़ी ख्याल रखते हैं। उसकी जेठानियाँ कहती हैं नम्रता तुम आराम से ऑफिस जाना, तुम्हारा जब बच्चा आ जाएगा तब हम लोग उसको संभाल लेंगे, तुमको उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। नम्रता मन में सोचती कि आप लोग क्या संभालोगे, आप लोग तो उसे अपनी तरह गंवार बना दोगे। मैं आप लोगों के साथ तो रहना ही नहीं चाहती, वो मन ही मन सोचती। सास उसकी हर चीज़ का ध्यान रखती, क्या खाना है, क्या पीना है। जेठानियाँ जो भी वो कहती थी उसको तुरंत बना के देती थी कि हाँ क्या चीज़ वो खाएगी या क्या चीज़ें उसे पसंद है, उसके हर चीज़ का, उसके ऐशो आराम का पूरा ध्यान रखती थी। ससुर कुछ भी अगर वो कहते थे खाने के लिए या बाहर से कुछ लाने के लिए तो शाम तक उसके ससुर उसके लिए ले आते थे। वक्त ऐसे ही बीत रहा था और नम्रता काफ़ी अब चिड़चिड़ी हो गई थी। उसे नहीं अच्छा लगता था कि लोग उसकी इतनी केयर कर रहे हैं। उसे ये लगता था कि वो नौकरी कर रही, इस वजह से उसकी जेठानियाँ उसके आगे पीछे घूमती रहती हैं। वो अपने पति से ऐसे ही रोज़ गुस्से में बात करती है तो उसके पति भी सोचते हैं कि बातें कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए और इसी बीच उनका ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो जाता है। उसके पति ये भी नहीं कह सकते कि वो घर छोड़कर कहीं अलग रहना चाहते, क्योंकि उन्हें पता था उनके भाई और उनकी माँ ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और इस तरह नम्रता जब जो है उसके पति का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो जाता है और ये उसके पति कहते हैं कि अगर हम लोग दूसरे सिटी में चले जाएंगे तो तुम्हारे जॉब के लिए दिक्कत होगी, तुम इतनी दूर ट्रैवलिंग नहीं कर पाओगी। तो नम्रता कहती है मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ और मैं ऑफिस मुझे अभी नहीं जाना है, जब तक जाना होगा तब देखा जाएगा क्या करना है, चलो हम लोग वहीं पर रहते हैं। उसका नम्रता के पति भी सोचते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो या मम्मी पापा को ये पता ना चले कि हम लोग अलग रहना चाहते हैं, उसकी पत्नी नहीं एडजस्ट कर पा रही है, तो वो क्यों ना कहीं पे रूम लेकर अलग रह ले। और उनका ट्रांसफ़र भी हो गया है तो अलग सिटी में रहेंगे तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। वो घर पर बात करते हैं कि इन्हें आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी दूर पड़ता है, तो वो अभी बाहर रहना चाहते हैं। तो इसके मम्मी पापा भी कहते हैं हाँ बेटा तुम अब जो है बाहर अभी मतलब वहाँ पर तुम ट्रांसफ़र करा लो, वहाँ पर तुम जाकर रूम ले लो और तुम वहीं पर रहना, तुम्हें आने जाने में दिक्कत हो रही है। नम्रता और उसके पति दूसरे शहर में जाकर रूम लेकर वहाँ पर रहने लगते हैं। अब नम्रता जब यहाँ पर प्रेगनेंसी में कभी उसका खाना नहीं बनाने का मन होता था तो वो लोग बाहर से ऑर्डर करते थे, जो कि उसके लिए बिल्कुल नुकसानदेह था। नम्रता सोचती कि वहाँ पर अब उसे फील हो रहा था कि वो घर पर अगर कुछ एक चीज़ बनाने को कहती थी तो उसकी जेठानी और उसकी सास उसके लिए कितनी सारी चीज़ें बना देती थी। जब भी उसका मन नहीं होता था खाने को तो उसकी जेठानी तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा बना देती थी कि वो खा लेती थी। उसे छोटी छोटी चीज़ें खल रही थी। अब नम्रता ने वहाँ पर बाई रख लिया और खाना बनाने वाले को रख लिया, लेकिन फिर भी उसे वो सुकून घर पर नहीं मिल रहा, वहाँ पर नहीं मिल पा रहा था। नम्रता को अपने घर की काफ़ी याद आ रही थी। इसी बीच नम्रता के हस्बैंड ऑफिस से आ रहे होते हैं घर और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नम्रता को जैसे पता चलता है वो बदहवास हो जाती है। वो हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पर उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था करने को कहा था। नम्रता के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आए। और इस तरह उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तुरंत उसने अपना फ़ोन घर की तरफ घुमा दिया। उसने अपने ससुर से बात की कि पापा इनका एक्सीडेंट हो गया है,
और मैं हॉस्पिटल में हूँ। ये सुनकर उसके ससुर परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तुम परेशान ना हो, हम लोग आ रहे हैं। हॉस्पिटल में उसकी जेठ जेठानियाँ और उसके ससुर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर नम्रता अकेली रो रही होती है। जेठानियाँ नम्रता को संभालती हैं और जेठ जो है डॉक्टर से बात करते हैं। जब डॉक्टर ने बताया कि 5 लाख रुपए आप जमा कर दीजिए, हमको ऑपरेशन करना है, इमीडिएट मतलब बहुत जल्दी ऑपरेशन ज़रूरी है। तो इस पर उनके जेठ कहते हैं कि आप डॉक्टर से कहते हैं कि आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, हम डिपॉजिट करा दे रहे हैं। दोनों जेठ ने मिलकर पैसे की व्यवस्था की और हॉस्पिटल में डिपॉजिट कराया। यहाँ पर नम्रता को उसकी जेठानियों ने संभाला। उन्होंने उसे समझाया कुछ नहीं होगा, हम लोग सब लोग एक साथ हैं। और इस तरह जो है उसके हस्बैंड का ऑपरेशन होता है। नम्रता घर आती है, जहाँ पर उसकी जेठानियाँ उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसी बीच नम्रता को लेबर पेन शुरू होता है। उसकी जेठानियाँ उसे ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराती हैं, जहाँ पर उसने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। हॉस्पिटल में नम्रता की जेठानियाँ नम्रता का काफ़ी ख्याल रखती हैं। वहाँ हॉस्पिटल में उसके पति का भी ख्याल उसके जेठ लोग रखते हैं। नम्रता ये सब देखकर बहुत भावुक हो जाती है। वो सोचती है कि उसका सोचना कितना गलत था। वो अकेली रहना चाहती थी, अपने परिवार से दूर, अपने परिवार वालों से उसे प्रॉब्लम हो रही थी, और आज वही परिवार उसका पल पल साथ दे रहा है। नम्रता की केयर काफ़ी जेठानियाँ वहाँ पर करती हैं हॉस्पिटल में, और जब वो डिस्चार्ज होती है तो उसी दिन उसके पति भी डिस्चार्ज होते हैं। घर जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पर बच्चों ने घर को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया था। वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करने लगते हैं, बच्चे कहते हैं चाची रुक जाइए, हमारी नन्ही परी का स्वागत हम लोग कर रहे हैं और आप दोनों का गृह प्रवेश करा रहे हैं। नम्रता मन ही मन सोचती है, सच में आज हमारा गृह प्रवेश ही तो हो रहा है। मैं जो अपने मन में इतना नफ़रत भर के आई थी, आज इन लोगों के प्यार ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। मैं परिवार की कीमत समझने लगी हूँ, तो आज मेरा गृह प्रवेश ही तो हो रहा है। वो उसकी आंखें भर आती हैं। तो उसकी जेठानियाँ उसे प्यार से गले लगा लेती हैं। वो कहती हैं क्यों रो रही हो, अब तो सब ठीक हो गया है, देखो गुड़िया रानी भी आ गई है और भैया भी एकदम सही हो गए हैं, तो अब तुम क्यों रो रही हो। और उसका गृह प्रवेश कराते हैं। नम्रता को उसके कमरे में पहुंचा दिया जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी और उसके पति बेड पर लेटे रहते हैं। नम्रता कुर्सी पर बैठी रहती है। नम्रता उदास रहती तो उसके पति पूछते हैं क्या हुआ, तो वो आकर अपने पति के पास बैठती है और कहती है मैं कितना गलत थी, मैंने इस परिवार की कीमत को कभी नहीं समझा। मुझे लग रहा था कि परिवार साथ रहता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पर आज अगर ये परिवार ना होता तो मेरा परिवार बिखर चुका होता, मैं तुमको ना बचा पाती और मैं कैसे अपनी डिलीवरी कैसे कराती। आज मेरा परिवार मेरे साथ था, जिसकी वजह से मैं भी, मेरा परिवार बचा हुआ है और मैं भी सही सलामत हूँ। उसके पति मुस्कुराने लगते हैं, उसे गले लगा लेते हैं, तो कहते हैं कि मैंने कहा था ना, ये परिवार है, सुख दुख में हमेशा साथ रहता है। नम्रता को समझ में आ जाता है परिवार की कीमत। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी परिवार यहीं पर समाप्त होती है। और थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो आज मुझे लग रहा हुआ है। और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और मैंने इस कहानी में पूरा सब कुछ बताने की कोशिश की है। और कहते हैं ना कि परिवार अगर साथ है तो हमारे साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसका हंस के मुकाबला कर सकते हैं। कोई कष्ट है तो हम उसका हंस के मुकाबला कर सकते हैं। और लोगों की विचारधारा क्या बनती जा रही है कि अगर हम परिवार से अलग हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, पर ये गलत है फ्रेंड्स। परिवार आपके हमेशा साथ रहता है, आपके सुख दुख में साथ रहता है। आपको हर चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि कभी एक चीज़ होती है ना कि लोग कभी कभार मियाँ बीवी दोनों लोग जॉब कर रहे होते हैं,
और जॉब में फिर बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती है। और जो है फिर बच्चों की परवरिश या तो आप आया से कराते हो या तो आप उन्हें बच्चों जो है ऐसे स्कूल में डालते हो जहाँ पर बच्चों की परवरिश हो सके। तो और जब ना संयुक्त परिवार होता है, सब परिवार में दादा दादी होते हैं, तो वो आपके बच्चों की देखभाल करते हैं और आपके बच्चों के लिए एक अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं। पर हम लोगों की सोच बदलती जा रही है। परिवार पहले होता था जहाँ पर बुजुर्गों की सेवा अच्छे से हो जा रही थी, मतलब होती थी, बच्चों की सेवा अच्छे से हो जाती थी, बच्चों में संस्कार अच्छे से मिल जाते थे। पर आज क्या है, लोगों की सोच एकदम अलग होती जा रही है। वो लोग अलग रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से ना बुजुर्गों की सेवा हो रही है ना बच्चों की सेवा हो रही है। और बुजुर्ग हमारे वृद्धाश्रम में जा रहे हैं और बच्चे बाल आश्रम में जा रहे हैं। मतलब वो बाल ही आश्रम है, आप प्ले स्कूल बोल के आप उन्हें भेज देते हो, लेकिन वो बाल ही आश्रम समझिए। और जो है ना, इससे हमारे संस्कार में भी कमी आ रही है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी परिवार यहीं पर ख़त्म होती है और आशा करती हूँ आप लोगों को परिवार की वैल्यू ज़रूर समझ में आएगी मेरी इस कहानी से। और अगर आप लोगों को कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में आता है ना, तो मेरी ये कहानी लिखना मेरे लिए सफल हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की इसमें कुछ मतलब आप लोगों को समझाने की। अगर आप लोगों को समझ आती है, परिवार की वैल्यू समझ में आता है, तो उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगी आप लोगों का। और इसी के साथ मैं फिर कहानी ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है आज तो फिर मिलती हूँ इसी के साथ। बाय। और अगर मेरी कहानी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा।